जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की अध्यक्षा पुष्पा जी मेहता की अनुमति से हम यह सेशन नवकार मंत्र से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैजायनम, नमो लोहे सवे साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो, मंगलाणं च सवे से परमं हवै मंगलम्। कठोर क्रियाधारी हमारी आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य 1008 रामलाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। विनय ज्ञान के भंडार उपाध्याय प्रवर बहुसूत्र वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्मों को शीघ्रातिशीघ्र खपा रहे समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार, यह एक प्रक्रिया है जो बिफोर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के महत्व पर जोर देता है। इसी श्रृंखला से हम सभी के साथ सेशन के लिए आज जुड़ रही हैं डाइटिशियन छेतु जी सिंगी। छेतु जी एक हाईली अकम्प्लिश सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड वेलनेस कोच with over 15 years of field experience in the health and wellness industry. She is the owner and founder of Diet to Fit Wellness Hub. इनकी एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज है। इन्होंने फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी किया हुआ है। शी इज सर्टिफाइड मैटरनल न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। शी इज ऑल्सो सर्टिफाइड इन क्लिनिकली एंड functional nutrition, onco nutrition specialist also, diabetic educator also done her certification in naturopathy, yoga therapy and psychological counseling. She has been associated with renowned healthcare institutions including Ruby General Hospital, Iqbalpur Nursing Home, RB Diagnostic Center, and Global IVF Center. Over to you, Chetuji. Please welcome in our session. Yeah, Jai Jinendra, everyone. Hope everyone is fit and fine. Can I have a chat में yes for this? कि yeah, you are attentive enough to listen to this session. Good, good. Like अभी सब जगह में हैं, in fact. So, how many mothers are here in this group? Can I get a thumbs up from them? How many mothers are there in the group? Okay. Is any father is also there in the group? So, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मदर्स हैं प्लीज अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कान में ये लगा ले तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं भी आ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर थोड़ा सा भी सुन ले तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द मदरहुड, इट्स अ पेरेंटहुड। सो आई वांट कि अगर वो ज्वाइन कर लें, अगर एटलीस्ट सुन ले कुछ, तो आप दोनों के लिए ही बेनिफिट होगा। So I will just, I am thankful to Shweta and to the team to like calling me here and giving the glimpses regarding the nutrition thing. मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को गाइड करूंगी ड्यूरिंग दिस कोर्स पीरियड सेशन के अंदर में। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे बाद में इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। एक बारी मैं थोड़े स्लाइड्स गो थ्रू करूंगी, उसमें कुछ कुछ आपसे थम्स अप या क्वेश्चंस पूछूंगी। उसके बाद में मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस या फिर जो भी हो सकेगा जिनको मैं आंसर दे पाऊंगी वो मैं जरूर से लूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक सबसे पहले हम लोग जो बातचीत करते हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्लाइड विद यू एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। ये मुझे करना है। Is my slide yeah, now it is visible, huh? Shweta, my slides are visible? Yes. Yes, ma'am.
Just glitch is there. Just a sec. I'm just fixing it out. That's it. So now we will talk about the pregnancy nutrition all about. हम लोगों ने देखा सृजन कौन करता है, माता. बट हर कोई अपना सृजन करता जो होता है ना, आप देखेंगे कोई भी कुछ नया इनोवेशन कर रहा होता है, वो हमेशा उसके नीचे में लिख देता है. कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो हमेशा उसके नीचे में की नोट रहता है ये किसने बनाया. बट एक माता ही ऐसी है, या मदर ही ऐसा है, मदर एक हुड एक कह लीजिए, या माँ ने जो 9 महीने गर्भ में उसको रखा और उसके बाद में जब उन्होंने उसको डिलीवर किया, तो सबसे पहला वो क्या चीज पूछी जाती है कि वो अपने सृजनकर्ता को फादरहुड में ट्रांसफर कर देती है. जब भी उसका बच्चे का जब भी एक सर्टिफिकेट आता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है फादर्स ने, माँ ने बनाया. क्रिएशन इज जहां पे हर जगह लिखा जाता है, बट एक माई है जो 9 महीने रखने के बाद में अपना क्रिएशन किसी और को दे देती है. सो यहाँ पे हमें देखना है कि क्रिएशन देने के बाद या क्रिएशन लेने से पहले एक पापा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला फादरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे आप प्लीज, अगर ये स्लाइड्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, यूट्यूब में होंगी, आप उनको जरूर दिखाइएगा. सो दैट वाज माय मोटो रिगार्डिंग दिस कि अगर एक माता सृजन करता है तो एक पिता भी सृजन करता है. तो जो 9 महीने रखती है और उसके बाद में वो हैंड ओवर कर देती है, तो वहां पे उनका होना बहुत जरूरी है. लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स. ओके, वाई हमें क्यों लगता है हर चीज के लिए हमें एक सेशंस की दरकार होती है, या फिर हम लोग क्यों चाहते हैं कि प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन होना चाहिए. कैन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाई यू थिंक. अगर ये मैं स्लाइड को बैक करती हूँ, कैन वी डू द बैक स्लाइडिंग प्लीज. ओके, ये तो वैसे दिख रहा है. सब अपने अपने सजेशन दीजिए कि व्हाई यू थिंक कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. अरे काय झालं चैट में प्लीज आप देख सकते हैं, चैट में आप लिखिए. क्या कर रही वापस येते ग्लास कैन एनीबडी राइट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. Yes, for the growth and development of the child. Yes, for a healthy baby. True. Okay. Yes, first of all, for the baby growth. Second, मदर को एनर्जी मिले एंड उसके इम्पैक्ट से बच्चे के अंदर की जो ग्रोथ है वो भी एक अच्छी तरीके से हो सके. इम्यूनिटी बिल्डिंग, क्योंकि गर्भ में ही इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है बच्चे की. एंड सेकेंडली आपकी खुद की, क्योंकि हमारे अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं. उस टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मल्टीप्लीकेशन होते हैं, जब हमारे प्रेगनेंसी फेज होता है जहाँ पे सेल्स की डिवीजन होती है. अदरवाइज देयर इज अ नो वे जहाँ पे सेल की डिवीजन होती है. सो वहां पे हमारा इम्यूनिटी बिल्ड होना बहुत जरूरी है. सेकेंड, फोर्थ पॉइंट है रिस्क ऑफ ड्यूरिंग द कॉम्प्लिकेशन. जब बच्चा डिलीवर होने वाला है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत नेसेसरी है. एंड यस, हेल्दी वेट गेन. हमें लगता है बहुत जो नई नई मदर्स होती है उनको लगता है हम तो 2 बच्चों को, 2 बॉडी हमारे अंदर है, एक बच्चा पल रहा है, एक मैं हूं, तो हमें बहुत ज्यादा खाना है या ऐसा कुछ है. दैट इज अ कम्प्लीटली अ मिथ. सो एक हेल्दी वेट गेन के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर वे से फॉलो करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोर्स एंड ऑलवेज आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब लैक्टेशन फेज होता है दैट टाइम ऑल्सो. अब आते हैं, एक नॉर्मल वे है कि हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए. जब भी बच्चे को लेके, जब हमारा फर्स्ट डायग्नोस होता है, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है. दैट इज रिलेटेड टू फॉलिक एसिड, दैट इज रिलेटेड टू आपका आयरन,
बिकॉज आप एक नया सेल बना रहे हैं, जब भी हम एक नया सेल बनाते हैं तो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉलिक एसिड रीजन भी, बच्चे का बैकबोन बन रहा है, बच्चे के बोन्स बन रहे हैं, उस टाइम पे हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि उसके अंदर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आ सके और बच्चे के जितने भी ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं वो एक फॉरमोस्ट अच्छे तरीके से डेवलप हो। इसीलिए मेजरली जो तीन आपको मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, दैट इज द कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ये एक जनरल जो है स्टार्टिंग फेज से ही ये स्टार्ट कर दिया जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हमें मेजरली इससे डिफॉल्ट समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या चीजें मेजरली उस टाइम में खानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन रिच डाइट एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग। बोन्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें मेजर फैक्टर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ प्रोटीन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हमारे पास में इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे विटामिन मिनरल कौन से कितने इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्या लेना है। फॉलिक एसिड अगेन अ मिनरल, बी कॉम्प्लेक्स दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड अगेन फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ये दोनों चीजें हमें मिनरल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेनियम, जिंक एंड दैट आई टोल्ड यू आयरन, बिकॉज हमारा जो ब्लड बना हुआ है वो हीम एंड प्रोटीन से बना हुआ है। दैट वाइज हमें आयरन की रिक्वायरमेंट है एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जिंक हमारे जो न्यूरल सिस्टम है, ये स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम उसके अंदर में आते हैं, हम क्या क्या चीजें उसके अंदर में हम लोग डाल सकते हैं। जिंक के लिए हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग डाल सकते हैं सीड्स एंड नट्स। बी कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग डाल सकते हैं जितने भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, हम वो सारी चीजें डाल सकते हैं। होल ग्रेन डालने की आप कोशिश करें। और जो हम और चीजें हम डाल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमारी स्क्रीन को लेके, स्किन को लेके, क्योंकि टेक्सचर इसमें चेंज हो रहा होता है, तो कलरफुल वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट स्टफ हमें एक्स्ट्रा में ऐड करने होते हैं, जो वो चीजों को ऐड कर सके हम लोग, वो चीजें आपको ऐड ऑन करनी है उसके अंदर में। और सेकेंडली नॉट द लीस्ट, जितने लेंटिल्स होते हैं, दालें होती है, पल्सेस होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो हाई इन प्रोटीन होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, जैसे कि मटर हो गई, जैसे कि आपके जितने भी अपने जो क्रूसीफोरस होते हैं प्रोटीन के रिच के अंदर, गोभी, फूल गोभी, ये सब में आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, एज वेल एज प्रोटीन कंटेंट भी हायर रहता है। मशरूम्स हो गए, ये आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इन अ रैंडम बेस, अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू नहीं है तो। पल्सेस के अंदर में आप वेजिटेरियन सोर्स के अंदर में जितने भी पल्सेस आप इंक्लूड कर सकते हैं, सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हैं एंड मिलेट्स। मिलेट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन इंक्लूड इन द डाइट। रीजन बीइंग उसमें प्रोटीन भी है, रीजन बीइंग उसमें कैल्शियम भी है, रीजन बीइंग उसमें आयरन भी है। और फाइबर के अंदर में जब हम इन्फ्यूज कर देते हैं उसको, और गुड फैट यानी कि हम कोई नट्स सीड के साथ में उसको बनाते हैं, तो वही कंप्लीट मील के तौर पे निकल के आता है। तो ट्राई करिए कि जो ज्वार, बाजरा, लिटिल मिलेट, पासो, इतने सारा के मिलेट्स हैं, आप उसको डाइट में डालें ताकि हमें एक कंप्लीट पोर्शन पॉइंट उसमें मिल सके। पीनट्स, यस वी कैन इंक्लूड इन द डाइट, उसका बटर बना के आप खा सकते हैं। आलमंड को आप भिगो के उसको ज्यादा क्रश करेंगे तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और तरह के आप कैशू का भी बटर इंक्लूड कर सकते हैं, पर कितना क्वांटिटी आपको लेना है ये ऑल डिपेंड करता है। आप पहले उसके लिए कंसल्टेंसी जरूर लें कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सोयाबीन के अंदर में हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एडिंग फैक्टर में डाल सकते हैं। दैट कम्स इज टोफू, दैट कम्स इज आपके आपके कफिर हो सकते हैं। कफिर होता है जो फर्मेंटेड, हम टोफू से बनाते हैं, नहीं तो आप किमची बना सकते हैं। किमची भी होता है जो वेजिटेबल्स को लेके फर्मेंट करते हैं, वो जैसे आप बीट रूट कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं। अगेन दैट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर अ प्रोटीन, और गट आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीग्रेन ब्रेड्स आप बना सकते हैं। सो ये जो सोर्सेज है ये प्रोटीन रिच वेरी गुड सोर्सेज, जिसके अंदर में फाइबर कंटेंट भी हाई है, आपका सिलेनियम भी हाई है, आपके जिंक भी हाई है। ये सब आप अगर कंप्लीट मील के तौर पे उसको डालते हैं तो आपको अलग अलग कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर में
आप पालक यूज कर सकते हैं, आप धनिया यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर में, ताकि आपका जो हम लोग बोलते हैं कि बी प्रोटीन जो या बी कॉम्प्लेक्स या फाइबर पार्ट है वो उसके अंदर में कंपाइल हो जाए और आयरन रिच उसके अंदर में आ जाए। पर आपको जो एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हम कैल्शियम रिच डाइट देते हैं तो हमारे को प्रीकर्सर्स की यूजेस होते हैं। खाली कैल्शियम को ऐसे खाने से कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो मेक इट श्योर आपका विटामिन डी लेवल अच्छा हो, नहीं तो उसके साथ में आपके मिल्क प्रोडक्ट ऐड हो ताकि वो अब्सॉर्ब हो सके। सिमिलरली विद द आयरन रिच फूड, अगर आप कोई भी पत्ते की सब्जी ले रहे हैं, मेक श्योर उसके साथ में विटामिन सी का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि आंवला हो सकता है, नींबू हो सकता है, टमाटर हो सकता है, ताकि आपका आयरन जो है उसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो। थर्ड मेजर थिंग जो हम इम्यूनिटी के लिए बोलते हैं, जैसे हल्दी। हल्दी हमें इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसमें ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखें जब भी आप अपना खाना बना रहे हो या घर के लिए सबके लिए बना रहे हो, आप वो चीजों को एड ऑन फैक्टर में हमेशा रखें। अब आते हैं हम, और क्या मेजर चीज है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान में रखनी है। वाटर हाइड्रेशन लेवल रहना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रेशन लेवल हायर नहीं होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि बीपी बढ़ना, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू का एब्जॉर्ब होना रिड्यूस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन जब होता है, पाइल्स का इश्यू होता है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और हम एक्स्ट्रा मेडिकेशन ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका पानी का एब्जॉर्प्शन के लिए एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दूसरा आपका हाइड्रेशन लेवल हायर करेगा, तीसरा जो यूरिनरी इंफेक्शन होते हैं वो उस दौरान कम आएंगे अगर आपका वाटर हाइड्रेशन लेवल हायर रहता है। चौथा, न्यूट्रिएंट, मैंने जैसे बोला आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बहुत हायर रहती है, बिकॉज आपको प्रोटीन रिच और फाइबर रिच के लिए पानी का कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन, अगेन क्योंकि आप मेजरली देखेंगे जितने भी मैक्सिममली हम देखते हैं 40 to 50% लेडीज को कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का इशू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोर्स में आता ही है। एंड या तो आफ्टर डिलीवरी आता है, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है तो फिशर फिस्टुला का प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया जो होता है, वो पानी का अगर हाइड्रेशन लेवल रहेगा तो वो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। क्या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कौन कौन सी प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। खाली लेटे नहीं रहना है ताकि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो सके, आपको इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस आप कर सकते हैं। आपको बस जो है बेंडिंग एक्सरसाइज और टमी के बल लेटने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। पर शुरू का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, शुरू के 3 मंथ्स आप खाली जो है अपनी वॉकिंग पे फोकस कर सकते हैं। अदर देन दैट हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। आफ्टर द 3 मंथ्स आप वो नॉर्मल, आपका अगर कोर्स पीरियड एकदम स्टेगनेंट है, एकदम स्टेबल है, तब आप अपनी एक्सरसाइजेस के लिए मूव कर सकते हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं वो है हट योगा, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग एंड हॉर्स राइडिंग। ये एक्सरसाइजेस आप गोल्फ भी नहीं खेल सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेनियस खड़े रहने का काम पड़ता है, जिससे आपकी स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। What is the benefit of the exercise during the pregnancy? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे आपको बोला, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग और स्वेलिंग आपकी एक्सरसाइजेज से कम होती है। मूड स्विंग्स, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग दैट फेज, वो आपकी एक्सरसाइजेज से हैप्पी हार्मोन इंड्यूस होता है, उसके कारण आपके मूड स्विंग्स में बहुत हेल्प करते हैं और एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करते हैं। एंड इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं, क्योंकि फाइटिंग फैक्टर उनके अंदर में, बॉडी के अंदर में बहुत डेवलप हो जाता है जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। थकेंगे तो अच्छी नींद भी आएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है हमारी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो हमारा स्लीप का साइकिल अब्रप्ट होता है
वो भी हेल्पफुल रहता है। एंड यस, नॉट द लीस्ट, आपका वेट गेन एक ऑप्टिमल लेवल में होता है, बॉडी टोन रहती है, ये जो स्ट्रेच मार्क हमारी बॉडी में आते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। एंड द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, दिस इज द अनदर थर्ड फॉर्म ऑफ द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का फॉर्म है जो प्रेगनेंसी कोर्स में आती है। एंड थायराइड ऑल्सो, कि आपके प्रेगनेंसी फेज के अंदर में कई कई जो मदर्स होती हैं उनको डायबिटीज आ जाता है, और वो बाद में चल के एज ए परमानेंट डायबिटीज फैक्टर में आ जाता है। बट अगर वो ड्यूरिंग द गाइडेंस जो लेते हैं, तो अगर बाय चांस अगर उनका डाइजेशनल डायबिटीज है, तो बाद में चल के वो डायबिटीज फेज में ना आए, आपकी प्रेगनेंसी फेज में खत्म हो जाए। एक्सरसाइज हेल्प करती है कि वो चीज डायबिटीज फेज में ना जाए। थायराइड भी हेल्प उस टाइम में, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आगे चल के आपको डायबिटीज ना हो, थायराइड ना हो, एक्सरसाइज हेल्प करता है परमानेंट बेसिस पे वो चीज ना हो। प्रीक्लम्शिया, दैट इज ड्यूरिंग द फेज आपके ब्लड प्रेशर एंड ऑफ द डे में, आपके 8th या 9th में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना एक नॉर्मल टेंडेंसी है, पाँव में स्वेलिंग आना नॉर्मल टेंडेंसी है। बट अगर ये शुरुआत में ही आपके फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आ रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। सो वो बीपी को मेंटेन करने के लिए, आपके लिए हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस इज वेरी नेसेसरी। सो होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। कैन एनीबडी टेल मी, या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हम और आगे बढ़ते हैं। प्लीज राइट इन द चैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्लाइड्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। डज आई हैव टू गो लिटिल स्लो, या फिर मैं बहुत आराम से जाऊं? थैंक यू सो मच। सो यू गाइज आर अटेंटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड्स को लेके। Just a sec. हमारी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? या तो हमें नौजिया होता है या हमें वॉमिटिंग्स होते हैं। तो उस टाइम पे आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए? बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मैम कि हमें ना शुरुआत में भूख नहीं लग रही है, पर बहुत नौजियाटिक रह रहे हैं, वो खाते ही नहीं है पूरे पूरे दिन। बट जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है, मेक श्योर आप छोटे छोटे मील्स लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें, और ब्लैंड खाना खाएं, क्योंकि वो नौजिया जो है वो आपके मिर्च मसालों से लेके उनको ज्यादा वॉमिटिंग फील फैक्टर होता है, और जब वॉमिटिंग आती है तो बहुत ज्यादा गला में जलन होता है। तो जब भी नौजिया या वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो, उस टाइम पे छोटे छोटे मील्स लें, जल्दी जल्दी मील्स लें, और ब्लैंड खाएं। बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा, तो मेक इट श्योर आपका हाइड्रेशन लेवल हायर रखें, नहीं तो वाटर रिटेंशन में आपके वाटर की कमी हो जाएगी। और जनरली रहता है वो वाटर लीकेज होने का डाउट रहता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हम फेस करते हैं ड्यूरिंग दैट प्रॉब्लम में। तो आपका अगर यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट होगा, हाइड्रेशन लेवल को हायर रखें, और हाई फाइबर डाइट यानी कि सैलड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह आप अच्छे से लें, ताकि आपका वो लेवल यूरिनेशन का रिडक्शन में है। हर्ट बर्न यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा जलन हो रही है। डाइटरी मॉडिफिकेशन इन द सेंस आपका प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीजन से है। ब्लैंड फूड तो खाना ही है, और ये जो पैकेट हार्ट बर्न जब भी होता है जब आप पैकेट फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर आपकी तासीर तेल की तासीर ज्यादा है, या डीप फ्राइड ज्यादा है। आपको एनी हाउ सात्विक फूड उस टाइम के अंदर में मॉडिफिकेशन में खाना है। बहुत मन कर रहा है पुचका खाने का या फिर कुछ ऐसी बिंजिंग करने का, मेक श्योर आप उसको घर में बना रहे हो, या फिर कोई हाइजीन एरिया में जाके उसको एकदम वैसे तरीके से आपको खाना है। और उसके बाद में आप, हम लोग जिसे बोलते हैं हरक, हरड, उसको मुंह में डालिए। बट ये मैं रेगुलर बेस पे नहीं बोल रही हूँ, मेक इट श्योर कभी कभी अगर मन करा तो आप वो हरड खा लीजिए, ताकि आपका जो एसिड रिफ्लेक्स का इश्यू है उसको कम प्रॉब्लम हो। फिटीक एंड स्वेलिंग ये बहुत कॉमन है। उस टाइम पे आपको पोटेशियम रिच यानी कि बहुत थकान हो रही है, बहुत सूजन आ रही है, इसका मतलब आपका सोडियम पोटेशियम लेवल इम्बैलेंस हुआ है। केला खाइए, उस टाइम पे पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। और मैग्नीशियम रिच फूड, नॉर्मली तो हम चॉकलेट मना करते हैं, बट उस टाइम पे हम बोलते हैं डार्क चॉकलेट्स खाइए, सीड्स खाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और नट्स एंड सीड को इन्फ्यूजन लीजिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे। पोहा खाइए, एप्पल खाइए। यस, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग फेज में बताया कि आप किस तरह से बटर्स बना सकते हैं,
कैशू बटर हो गया या आलमंड बटर हो गया, तो वो आप इंक्लूड करिए, क्योंकि वो इंस्टेंट आपके डाइट के अंदर में या आपकी बॉडी में पोटेशियम को हाई लेवल करेगा और आपका फटीगनेस कम करेगा। नहीं तो आप एक नॉर्मल जब सीड्स खाते हैं कितना ही खा लेंगे, कितना ही बादाम खा लेंगे, पर जब वो इसकी एक प्यूरी फॉर्म आ जाती है, तो अगर आप उसके 2 टीस्पून खाते हैं तो एक गुड पोटेशियम आपकी बॉडी में फ्लक्चुएट करता है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छे आते हैं एंड तुरंत स्पाइक अप हो जाता है आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम लेवल। हमारा मेजर कॉम्प्लिकेशन जब हम फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बोला कॉन्स्टिपेशन। इसका क्या इलाज है? फ्लूइड इनटेक लेना है और एक्सरसाइज रेगुलर करना है। दूसरा जो मैंने आपको बोला प्रीक्लम्शिया, यानी कि आपका पाँव में सूजन आना, बीपी बढ़ जाना, तो उस टाइम के दौरान में आपको अपना नमक और प्रोसेस्ड फूड एकदम कम कर देना है एंड नमक 2 से 3 ग्राम से ऊपर आपको नहीं खाना है। ये आप एनी हाउ अपने डाइट में, जैसे चटनी, सॉसेस, ये आपको अवॉइड करना है जिसमें भी सोडियम रिच होगा। आपका सबसे बेस्ट वे है, आप जो भी पैकेट फूड खा रहे हैं प्लीज उसका बैक इंग्रेडिएंट देखिए, उसमें सोडियम कितना हाई है, आपको अवॉइड कर देना है। चाहे वो कितना भी हेल्दी प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपको प्लीज चेक करना होगा पीछे कि उसका सोडियम लेवल कितना है। अगर आपके मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज आ गया है, आपको डाइट में चेंजेस करने ही पड़ेंगे और आपको गाइडलाइंस लेनी ही पड़ेगी। आप रैंडम उसको चीजों को सर्कुलेट खुद से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्स कार्ब डालते हैं, यानी कि सैलड्स वगैरह मोर डालते हैं, और शुगर को हम चेक करने के लिए बोलते हैं। हम हाई शुगरी जैसे आटा, मैदा, सूजी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपका शुगर लेवल जो है बैलेंस रहे। एंड यस, फ्रीक्वेंट मील, बिकॉज जब भी आप लॉन्ग गैप से जब खाएंगे तो इंसुलिन स्पाइक करेगा और शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो गेस्टेशनल डायबिटीज में यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका कस्टमाइजेशन ऑफ डाइट प्लान हो। ओबेसिटी, क्योंकि अब आपको कई पेरेंट्स आते हैं कि मैम हम तो बहुत भूख लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है। साइकोलॉजिकली भूख लगता है, कोई साइंटिफिक अप्रूव्ड वे नहीं है जो ये बोलता है कि आप दो चीजों को खा रहे, दो बच्चे आपके बॉडी के अंदर में, दो बेबी है या एक बेबी है, आपको उससे ज्यादा खाना है। यस, ट्रेमिस्टर वाइज कैलोरीज को हमें बढ़ाना पड़ता है, आयरन को, कैल्शियम को हमें रेगुलेट करना पड़ता है। वो एक डाइटिशियन या फिर एक नॉर्मल, आपको कोई भी रैंडम वे से खुद नहीं करना है। अदरवाइज 20-20, 30-30 किलो आप वजन बढ़ा लेते हैं और फिर उसका वजन घटाना आफ्टर द प्रेगनेंसी कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे सेल्स के डिविजन, ग्रोथ ऑफ द सेल हमारा प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। और जब आपको वेट रिडक्शन जब करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब उस मल्टीप्लाई सेल्स को हम कम नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो उस टाइम पे ग्रोथ ना हो, अब नॉर्मल ग्रोथ ना हो, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक हेल्दी वेट गेन हो, दैट इज 10 से 15 kgs ऑन द हायर एंड। आई एम टेलिंग, इट ऑल डिपेंड कि आपका इनिशियल बॉडी वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट गेन होना चाहिए। एंड द मेजर प्रॉब्लम बट विच द क्लाइंट सफर इज एनीमिया। यस, क्योंकि वो आयरन रिच खाना नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन रिच खाना नहीं खा रहे हैं। दैट इज रिक्वायर्ड एज the growth of the other person, other child, other growth is happening in your body. So you need to understand at that particular time कि आपका आयरन लेवल, आपका प्रोटीन लेवल आपकी बॉडी में एडिक्वेट हो, क्योंकि आपका ब्लड बढ़ रहा है। अगर वो ब्लड कम रहेगा देन इट विल कॉज यू द प्रॉब्लम। फूड में आपका प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम लोग कार्ब्स कंटेंट ज्यादा लेते हैं और वेट गेन कर लेते हैं। आपको खाने हैं प्रोटीन रिच, कॉम्प्लेक्स कार्ब, हेल्दी फैट, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स है, यानी कि कलरफुल वेजिटेबल्स एंड कलरफुल वेजीज, फ्रूट्स, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है, बट ऑन द सेफ्टी पॉइंटर कि वो कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो हमेशा सोक्ड हो, पील्ड हो, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो 30 मिनट आपके सोक्ड होने चाहिए, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या अपनी की प्रिजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉडी के अंदर में ना आए।
हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे मैंने आपको बोला प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। कभी कभी खा लिया इट इज ओके, पर उसके बाद में उसको पचाने के लिए या फिर रिफ्लक्सेस ना हो, आप हरड़ खा सकते हैं, या फिर अजवाइन थोड़ी ले सकते हैं, या फिर सौंफ ले सकते हैं, या जीरा ले सकते हैं। ये कार्डमम्स जो है सेफ कार्डमम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये मिल्क का भी, जब लैक्टेशन के दौरान में जो मिल्क हमारा ऑक्सीटोसिन या इसके थ्रू जो हमारा मिल्क बन रहा है, उसमें भी हेल्प करते हैं ये स्पाइसेस। रॉ और अनकुक्ड स्प्राउट्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करता है आपको लूज मोशन होते हैं। वो लूज मोशन का हमें परहेज करना है। हमें किसी भी तरह से अपनी बॉडी के अंदर में कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया नहीं क्रिएट करना है। सो अनवॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या जूसेस से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मिल्क से या अनपॉस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है डायरिया की। इसीलिए हम उस टाइम पे बोलते हैं इस तरह की चीजें आप अवॉइड करें। अगर आपको लेना है आप कर्ड ले सकते हैं, बट लिक्विड फॉर्म में, यानी कि हम बोलते हैं बटर मिल्क। कर्ड आपका एक फर्मेंटेड फॉर्म है, जिसको हम लोग एपिगीमिया भी कई बार बोलते हैं, ग्रीक योगर्ट भी आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए गट फ्रेंडली है। आर्टिफिशियल स्वीटनर अवॉइड करें, एंड एक्सेस ऑफ कैफीन अवॉइड कर, क्योंकि वो स्लीप के लिए आपको हिंडर करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए समटाइम आपको हिंडर करता है। सो ये सारी चीजों को आप थोड़ा अवॉइड फैक्टर में ले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यस, द फीमेल हु टेक्स अल्कोहल प्लीज अवॉइड इट। और स्मोकिंग ड्रिंकिंग आपको बंद करनी है, पैसिव भी आपको अवॉइड करनी है। सो जस्ट अवॉइड क्लबिंग इफ यू आर इनटू इट। आपको वो थोड़ा अवॉइड करना है फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि पैसिव से आपके अंदर ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट इज, हम लोग जनरली बोलते हैं प्लीज अवॉइड दैट फैक्टर। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। मैंने बहुत ब्रीफ रखा है ताकि मैं क्वेश्चन ले सकूं, और आपके कोई भी क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है आप प्लीज मुझसे अभी जो है, आई एम ओपनिंग द सेशन फॉर द क्वेश्चन एरा। सो होप माय स्लाइड्स वाज प्रिटी क्लियर। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्लाइड्स रखी है ताकि आप उसको इजीली समझ पाए। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। Hi, doctor. Am I audible? हाँ, हाँ. थोड़ा सा ऑडिबिलिटी थोड़ी कम है। अब आप अच्छा. बोलिए। हाँ, Uh, Great session, very informative. थैंक Uh, यू सो मच। I am pregnant right now. So ओके। I have a few हाँ, questions related to यस टेल whatever मी। you explained. It's in my notes. I'll just say one by one. या I'm having श्योरली। a lot of acid reflux problem. Like every day I start my day with pan 40 or a pandy. उसके बाद भी इतना ज्यादा एसिड है कि इट इज वेरी ट्रबलसम. आई एम ओके, नेक्स्ट वॉकिंग. क्वेश्चन। I am walking and but it is still not going very smooth. ओके। Next is my whenever I brush or that feeling that I have to wash my gums, be it water flosser, be it a brush, I feel like I will vomit. I have not vomited one day in my during my pregnancy, but that feeling that stomach pain is next level. What do I do with that? And is there a side where you should sleep? I don't know. People just keep confusing and gives unwanted advices. I don't know. आप ऐसे सो सीधा सो टेढ़ा सो वो करो ये करो. It's very confusing. सो बेसिकली आते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका पेट एकदम क्लियर होता है? Yes. हम्म, अब आपको लगता है वो पेट क्लियर हो रहा है। First of all, if there is any kind of a bloating or constipation or any kind of a mucus is being left in your small intestine, तो आपको ये रिफ्लक्सेस आते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको रिफ्लक्सेस रोकने हैं। रिफ्लक्सेस रोकने के लिए आपका पेट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो मैंने बोला हरड़, आप उसको हर मील के बाद लें, ठीक है। सेकेंड, आपको आधा चम्मच कोकोनट ऑयल
हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल रात को बस लेना है, और ताकि आपका जो मॉर्निंग में पेट क्लियर हो रहा है वो अच्छे से क्लियर हो। हालांकि हम 1 टीस्पून रिकमेंड करते हैं, बट इसको छोटा छोटा अमाउंट में इंक्रीज मतलब बढ़ाए। 1/4 चम्मच, आधा चौथाई आपको सूट हो रहा है उसको 1 चम्मच कर दीजिए, इट्स गुड फॉर यू। सो पेट साफ रहेगा, हरड़ खाइए, और हरड़ को आप थोड़ा सा सेक लीजिए, छोटी जो हरड़ा होती है उसको लीजिए, अजवाइन की फाकी लीजिए। हर मील के बाद में उसमें नमक मत डालिए, थोड़ा सा अजवाइन रोस्ट किया, फाकी लिए, हल्का गर्म पानी पी लिए, हल्का गर्म पानी। और आपका जो टीथ का गमिंग हो रहा है, ये स्वेलिंग होती है, बहुत सारे पेशेंट्स ये लेके आते हैं। हम लोग बोलते हैं ऑयल पुलिंग करिए, बट ऑयल पुलिंग इज लिटिल टफ, बट इट हैज टू बी डन। थोड़ा सा आप नोजियाटिक फील कर सकते हैं, आप आधा चम्मच अगर आप कोकोनट ऑयल जो रहते हैं कोल्ड प्रेस वाला, उसको अगर माउथ में रोटेट करते हैं, स्लशिंग, शुरू शुरू में स्मेल आएगा, बट थोड़ी देर में वो दूध के जैसे पतला हो जाता है, उसको थूक दीजिए। बट अगर आपको नोजियाटिक बहुत ज्यादा उससे होगा तो वो आप अवॉइड करिए, क्योंकि उससे वॉमिट आने का चांस रहता है, बट वो थोड़ा सा ही रहता है। बट अगर आपको सूट हो रहा है, नथिंग गुड देन दैट। सो जनरली कोल्ड प्रेस जो अच्छे होते हैं उसमें स्मेल नहीं होता है, हल्का सा स्मेल रहता है, बट आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोने की करवट। पोजीशन ये देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। उल्टा आप नहीं सोएंगे, सीधा हम बोलते हैं ठीक है इट्स गुड, बट आपको जो होता है नॉर्मली हम बोलते हैं लेफ्ट करवट। सो नॉस्ट्रिल मूवमेंट चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के ऊपर में डिपेंड है, आपको जो कंफर्टेबल पोज लगे, बट हमेशा जो है लेफ्ट, जनरली हम लोग बोलते हैं लेफ्ट करवट की साइड सोए और धीरे धीरे उठे। नॉर्मल के लिए भी हम लोग ये बोलते हैं। सो इट इज नथिंग कंसर्न विद द प्रेगनेंसी वाला सीन, नथिंग कंसर्न विद द प्रेगनेंसी वाला सीन। सो हमेशा सीधे नहीं सोना चाहिए, नॉर्मली बोला जाता है पाचन क्रिया इससे ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। सो लेफ्ट या राइट, सो अभी आपको जो पोजेस, क्योंकि बच्चा रोटेट कर रहा है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोज में सोइए, पर डायरेक्शन को आप चूज करिए। सीधे से डाइजेशन में इश्यूज होते हैं, राइट, करवट वाइज सोइए, बट आपको अगर कंफर्टेबल कभी लगता है सीधा सोना तो आप सीधा सो जाइए, इतना फसी मत होइए उसको लेके। होप आई Uh, एम क्लियर विद इट। I'm so glad I attended this. I don't know, मैं इतने advices सुन के हैरान परेशान हो रही हूँ. Walk slow. My pace is fast. How do I walk slow? Don't do this massage. Don't go there. I एंड at यस least have आप the लेग की answers. मसाज कर सकते हैं, एंड यस ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज प्लीज, आप लोग अपने जो लेग्स हैं वो रात को गर्म पानी में, और आपके बाथ सॉल्ट जो होते हैं देर आर 5 टाइप, मतलब इप्सियम सॉल्ट के साथ आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं। सो अगर आपको नींद का इशू है तो आप लेवेंडर ऑयल उसमें डालिए, अगर आपको पेन बहुत है आप यूकेलिप्टस ऑयल डालिए। आपको बाथ सॉल्ट थेरेपी करनी है, जब आप 10 से 15 मिनट अपने पाँव उसमें डिप करेंगे आपकी नींद भी अच्छी आएगी, आपके बीपी इश्यूज भी नॉर्मल होंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली जब आप नहाते हैं उस टाइम पे आप सॉल्ट डालिए बाल्टी के अंदर में और नहाइए, उससे पॉजिटिव ऑरा आता है और वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये सारी डिटॉक्स थेरेपी आप करिए, इससे कुछ हार्मफुलनेस है नहीं। सो इट इज बीन सजेस्टिंग कि आप जब हो प्रेग्नेंट तो आप ये करें, आप प्लानिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव ऑरा के साथ करें, तब भी आप ये करिए, ताकि आपके अंदर में वो वाइब्स आए, ताकि आप वो चीज सक्सेसफुली कर पाए। होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी वांट्स टू टेक इट? Hello, ma'am. या हाय, Hello, ma'am. It was a great session and very informative थैंक as यू सो well. मच। Ma'am, I want to थैंक यू। know, आपने बोला कि like we should not consume sprouts, but actually यस, I was taking the रॉ। sprouts or but in a like little quantity, not so much. So is it fine अगर मेरे को constipation का कोई problem तो नहीं हुआ था sprout से, but देखिए हम सेफ साइड बोलते हैं, इट दीज आर ऑल द न्यूट्रोजेनिक्स थिंग्स। अगर आपका बॉडी सपोर्ट कर रहा है आप ले सकते हैं, बट अगर आपको कहीं पे भी ब्लोटिंग गैस होती है आप अवॉइड करें। and एंड हाँ बोलिए sorry मैम। sorry please बोलिए मैम. यस, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ब्लोटिंग बहुत होती है इस टाइम के अंदर में। सो हम लोग जनरली बोलते हैं जब भी आप घर में दाल बना रहे हो, आप जब बॉईल कर रहे हो तो ऊपर का जो फेनी आती है ना उसको फेंक दीजिए, Yes और ma'am. हमेशा दाल को 3 से 4 घंटे उसको सोक करें।
ताकि वो ब्लोटिंग का इश्यू आपको आएगा ही नहीं और घर में भी किसी को नहीं आएगा। और उसी में थोड़ा सा अजवाइन और आप नीम का पत्ता डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और हदरा थोड़ी सी डाल सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देर आर सम डेज जब आपको सूट नहीं करेगा, तो उस डे पे आप कहाँ से सोचेंगे, क्योंकि आप डाइट रिकॉल तो बना नहीं रहे, राइट? आप तो रैंडम चीजें ले रहे हैं। तो कल्प्रिट यहीं पे होता है। ऐसे जूसेस हम मना नहीं करते, रॉ जूसेस पीजिए, पर जिस दिन आपकी बॉडी को वो हिट कर गया तो बहुत लूज मोशन क्रिएट करेगा, दैट विल कॉज यू द प्रॉब्लम। फॉर दैट पर्पस हम बोलते हैं हल्का स्टीम कर लीजिए, बॉयल नहीं करना, स्टीम कर लीजिए, ताकि वो यस यस। प्रॉब्लम ही ना आए, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जनरली हम खुद बोलते हैं कि बीट रूट डालिए, बट अगर बीट रूट रॉ डालेंगे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंजाइम स्ट्रांग नहीं होता, गट का लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, वो कैसे भी कंट्रोल नहीं होंगे, आपको फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। इससे बेटर है ना स्टीम करके आप यूज कर लीजिए, बट यू टेक द रिस्क। Thank you, ma'am. One more question is there, ma'am. या Ma'am, टेल मी actually, कोई इश्यूज। मेरा ना लो लाइंग प्लेसेंटा है, एंड इट्स लाइक कि मेरे को थर्ड मंथ में पता चला था, थर्ड मंथ का एंड होने वाला था, दैट आई गेट टू नो कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, बिकॉज हल्का सा स्पॉटिंग हुआ था। एंड देन दिस इज लाइक फोर्थ मंथ है अभी, फोर्थ मंथ एंड होने वाला है, और लाइक यू टॉक्ड अबाउट द योगा एंड एक्सरसाइजेस, तो is it fine for me to do the yoga and exercises like in this case? प्रीनेटल आपको योगा थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप Okay. हेवी एक्सरसाइजेस तो एकदम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोअर है, आप ज्यादा वॉकिंग भी नहीं कर सकते हैं। बट यस, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड सम एक्सरसाइजेस जिससे प्लासेंटा एक लेवल में आए, देर आर योनि क्रियाएं होते हैं जो करवाते हैं, बट मेक श्योर कि वो प्रीनेटल एक्सरसाइज जो थेरेपिस्ट होते हैं, योगा थेरेपिस्ट, वो प्रॉपर हो। सो Okay. So can उसमें you वो please आपको बता, suggest some exercises that yes, can there I do? probably, yes, we will, I think Shweta and we are connecting that thing. We will try to conduct a session with that prenatal physiotherapist, जो आपको guidelines इसके बारे में दे देंगे। इसमें breathing techniques भी होती हैं, she will help you out in that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. There are some question in the things. Shweta, does any moderator will be there to take the question, because otherwise यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इज जिंजर टी ओके? यस, जिंजर टी ओके, बट आपको इनिशियली फर्स्ट 3 मतलब अगर मौसम ऐसा है, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो आपको जिंजर की तासीर शुरू में थोड़ा सा कम रखना है। बॉडी अगर उसको अडेप्ट कर पा रहा है, तब आप जिंजर टी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर टी, अगेन, दूध की चीजें कम लीजिए, अगेन एसिडिटी बढ़ाता है। जितना आप उसको उबालेंगे, आपकी एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और हमें हार्ट बर्न एसिडिटी को अवॉइड करना है। तो लीकर टी ज्यादा प्रेफर करें। अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मेक श्योर आप उसका अदर फैक्टर, जो मैंने बोला हरड़ खा लीजिए, बट वो करना ही क्यों है, तो नॉर्मल आलमंड मिल्क और सोया मिल्क से आप चाय बना सकते हैं। आप उबालिए, उसके बाद में उसको ऐड कर दीजिए, और वो बहुत अच्छी बनती है। ट्राई करके देखिए, आप मेरा पेज फॉलो करिए, उसमें चाय की वैरायटी है, ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम जयश्री जी पूछ रही हैं कि इज कोल्ड कॉफी एंड ठंडा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? It's not like that. You can easily have the cold coffee and ठंडाई, बट जनरली प्रॉब्लम आती है हमारे दूध के अंदर। अगर आपका बॉडी दूध को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 3 या 4 साल की उम्र तक ही रखता है, आपकी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होते हैं कि वो दूध को पचा सके। हम ले लेते हैं एज एन ऑन द कैल्शियम सोर्स, पर मेजर हमारी जो प्रॉब्लम आती है उसी से आती है। हम दूध क्यों पी रहे हैं? कैल्शियम को लेके, प्रोटीन को लेके, बहुत सारी चीजें हैं। बॉस, आप रागी का पी सकते हैं, आप रागी का दूध बनाइए, ओट्स मिल्क बनाइए, आप सोया मिल्क लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज विच यू कैन इंक्लूड इन टू द डाइट, एंड आई विल सजेस्ट बेटर टू गो फॉर दैट। फिर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बट ठंडाए जनरली हम बोलते हैं नहीं, बिकॉज टू मच ऑफ शुगरी कंटेंट इन दैट्स। मैम इसके बाद क्वेश्चन है श्वेता जी का, इफ समवन इज प्री डायबिटिक देन व्हाट इज टू बी डन बिफोर कंसीविंग? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सी, कंसीविंग के दौरान के अंदर में इनिशियली प्री डायबिटिक है, तो सबसे पहला तो कंसीविंग इज अ बिग इशू, एंड पीसीओडी पीसीओएस में भी बहुत इश्यू होते हैं। सो डायबिटिक पीपल को पता नहीं चलता। प्री डायबिटिक इज द फेज जहां पे आपको वेट रिडक्शन करना है, ताकि आपका डायबिटीज लेवल नॉर्मल है, फॉर द फीमेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। बट
If your couple, better half, is suffering from diabetes, then there is again a problem, conceiving में issue आता है. So make sure you should consult the gynec and the dietitian so that आप एक proper way में move कर सके, because it is not in your hand at that point to go for a conceiving pattern. क्योंकि अगर शुगर लेवल आपका हायर रहेगा, चाहे वो आपका हो या आपके हस्बैंड का हो, आपको कंसीविंग में इश्यू आएगा. एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर अगर कुछ होता है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अबॉर्शन हो जाते हैं, या कोई कोई छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग इग्नोर करते हैं. सो बेटर है कि अगर ऐसा कुछ इशू है, प्लीज हस्बैंड वाइफ दोनों गायनिक के पास जाए एंड बोले कि हमारे को ये इशू है, देन शी विल गाइड यू आउट रिगार्डिंग दैट पॉइंट. कि मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड. गैस्ट्रिक इश्यूज एंड बर्ब्स होल डे, हाउ टू काम दैट? ये ज्योति जी दैट आई पूछ हैव रही जस्ट, हैं. हाँ, मैंने अभी उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में मैंने जैसे बोला, आप सौंफ खा सकते हैं, आप अजवाइन खा सकते हैं, हरड़ ले सकते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्यों हो रहे हैं. सो मैंने उनका आंसर दिया है. आप वैसे करके, एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड पैन डी, बिकॉज वो एसिड, हमारी बॉडी का जो लेवल होता है एसिड को आप जो गोली खा के मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है. उससे बेटर है आप कॉन्स्टिपेशन से बचें. तो उसका मैंने इलाज आपको बताया है. आप नारियल का तेल, और अदरवाइज नाभि में भी आप, अगर आप ऑयल का पोषण लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल, और हम अपना गिरी गाय या फिर देसी घी को भी अगर हम लगाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन बचा जाता है. कोकोनट ऑयल, उससे भी बचा जाता है. तो देर आर छोटी छोटी जो हर्बल तकनीकें हैं, थेरेपीज हैं, आप उसको फॉर्मेट वे में लीजिए, तो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर दैट पर्पस, कि जो आप पैंडी वगैरह के लिए फ्लक्चुएट, बिकॉज हमें वैसे ही मेडिकेशन को बहुत लिमिट करना होता है. सो व्हाई अननेसेसरी यू हैव टू टेक दैट मेडिकेशन जो आप नेचुरल वे में कर सकते हैं. अनकंट्रोलेबल हो तो समझा भी जाता है, बट अनकंट्रोलेबल नहीं है तो डोंट फ्लक्चुएट. पॉपिंग ऑफ द पिल इज वेरी इजी. व्हाई यू नीड टू, जब उसके आप तरीके से कर सकते हैं कंट्रोल. तो ओके, मैम देयर नेहा इज वन जी. क्वेश्चन. हाँ, ओके. आप कौन से क्वेश्चन पे हैं मैम, आप पूछिए. वेट मैनेजमेंट बिफोर कंसेप्शन. यस, ये तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपका, हमें पूरा बीएमआई एनालिसिस करना पड़ता है. क्योंकि प्रेग्नेंट, अगर आपको डॉक्टर का सजेशन है ओवर वेट है, यू हैव टू रिड्यूस द वेट, क्योंकि जब आप रिड्यूस करते हैं आपकी फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाती है. तो इफ बोथ द कपल, मतलब आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही हेवी वेट है, तो जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि दोनों का एक साथ में प्लान हो. जब उनका प्रेगनेंसी फेज, मतलब जब उनका वेट घट रहा होता है, तब आपका गायनी कंसल्टेशन साथ में रहता है. प्रोजेस्टेरोन का लेवल के कारण जब उनको दिए जाते हैं, तब प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बहुत रहता है. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द थिंग कि थायराइड लेवल के ऊपर में किसी ने एक क्वेश्चन किया था. मैम Yes, एक बार ma'am. आप चेक करेंगे. If thyroid level is high, is there problem in conceiving? यस, इट इज डिफिकल्ट. मैंने बोला ना आपको, कई चीजें जो है हार्मोन रिलेटेड, जितने भी अगर आपको इश्यूज हैं, उसमें कंसीविंग में इश्यू आते हैं. सो नॉर्मली देखिए, हम लोग अभी सजेस्ट यही करते हैं कि जिनको बहुत सालों से थायराइड के टैबलेट खा रहे हैं, या पीसीओडी या पीसीओएस है, अगर आपकी शादी 25 या 28 के बाद हो रही है, प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी प्लानिंग ऑफ कंसीविंग पहले कर लें, और उसके बाद में आप अपना एंजॉयमेंट फेज को निभाएं. क्योंकि एट दैट फेज आपका बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहा होगा, उसमें बहुत चांसेस रहते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के. और अदरवाइज अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी एक कोर्स पीरियड को अडेप्ट कर लेते हैं, आपका बॉडी वापस से उस चीज के लिए रूटीनर वे में आ जाता है, और फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है. सो एनी हाउ, इफ द लेडी इज बीन हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट थिंग, कि अगर उसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, या फिर थायराइड है, मेक श्योर आपकी शादी हो रही है उसके फर्स्ट ड्यूरिंग फेज में ही आपका अगर चांसेस है, कंसीव हो रहे हो या फिर प्लान नहीं कर रहे हो, तो आप कर लीजिए. क्योंकि दैट इज द ओनली फेज जहां पे आपका फर्टिलिटी लेवल, क्योंकि इनिशियली आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहा है, तो देयर आर द चांसेस जिसमें 80% 70% चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर जाओ. उसके बाद में कंसीविंग चांसेस बहुत निल रहते हैं, बहुत कम रहते हैं.
सो एट दैट मोमेंट वी जनरली सजेस्ट कि आप कंसीव कर लीजिए और बाद में अपना बैचलरहुड या फिर जो भी हुड आपको करना है वो आप इंजॉय करें। वंस वन बेबी इज देयर, आफ्टरवर्ड आपको भागना ना पड़े आईवीएफ आईयूआई इन सब के लिए थोड़ा अवॉइडेंस होगा कि आप शुरू में वो चीज कर ले तो ज्यादा बेटर है। मैम सोनल जी ओके पूछ रही है, मैम कैन इट वंशलोचन? मैम, मुझे वापस से आवाज नहीं आई, क्या बोले वापस से? मैम सोनल जी का क्वेश्चन है कि मैम कैन ईट वंशलोचन? आई डोंट नो व्हाट इज वंशलोचन। आई डोंट नो, इट्स समथिंग हर्बल रिलेटेड समथिंग। आई जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट। सोनल जी आप अनम्यूट हो जाइए ना। ओके, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इम्पैक्ट द कंसेप्शन? एकदम, ओके। yes, it affect the conception because again आपका जो प्रीकर्सर, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये कंसीविंग पॉइंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आपका विटामिन डी लेवल, आपके मिनरल लेवल अगर परमिट अच्छे रहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कंसीविंग फैक्टर में, बिकॉज उस टाइम पे आपके लो मतलब आपके जितने भी एंजाइम फैक्टर है, कंसीविंग फैक्टर है, गुड फैक्टर है, वो लो रहते हैं। जब लो रहते हैं तो आपको दूसरी बीमारियां जैसे थायराइड होना, पीसीओडी लेवल आना, ये सारे चीजें, आपकी बॉडी एक होना, आपकी फर्टिलिटी लेवल के अंदर में इफेक्ट करना, ये विटामिन डी के बहुत ज्यादा इफेक्टिव, जो लोगों को पता भी नहीं है। विटामिन डी एक छोटी सी चीज है, बहुत इफेक्टिव है। अगर उसका लेवल अगर ऊपर नीचे हो गया हमारी बॉडी में, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए हम जनरली बोलते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। ओके मैम। मैम काजल जी का क्वेश्चन है कि मैम कच्चा केला एंड पपीता की सब्जी खा सकते हैं क्या? नहीं, पपीता तो आप एनी हाउ जो है, और पाइनएप्पल आपको अवॉइड करना है। ओके, और रॉ बनाना भी? रॉ बनाना हम ऐसा नहीं बोलते, बट शुरू के 3-4 महीने आपको, 3 महीने 2 महीने अवॉइड करना चाहिए। बट अगेन रॉ बनाना में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट पपीता में यस, यूट्राइन वॉल खुल जाता है, एंड आपका पाइनएप्पल में भी। बट एक और चीज जो हम जनरली बोलते हैं, बट जो है मदर्स बहुत अवॉइड करते हैं, बट इट इज जस्ट अ मिथ। बट अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का वहम आता है, हम लोग बोलते हैं 8वें या 9वें महीने में, जब आपका फेज, आपको पता है कि जिस टाइम पे आपकी डिलीवरी होनी है, उस टाइम पे हम बोलते हैं खाए। बट बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं बहुत डरते हैं, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वो यूट्राइन वॉल खोलता है। सो इट्स अ चांसेस कि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बट अगर आपको वहम है, आप प्लीज वो चीज मत ही खाइए 9 महीने। सो जनरली इट इज माइंड एंड योर बॉडी इज कोरिलेटेड, आपका गट एंड एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। तो जहां पे भी आपके अगर बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कोई चीज को लेके, आपके अगर दिमाग में हिट कर गया, आप मत करिए, आप मत करिए। क्योंकि वो एक छोटी सी चीज आपको पूरे 9 महीने आपके दिमाग में घुमाएगी कि कल को कुछ चीज अगर आपके साथ में हो गई है, तो आपके दिमाग में मैंने तो वो चीज खा ली थी, या मैंने तो वो चीज कर लिया था, तो आपके दिमाग में घूमेगी। हालांकि हाँ, हो सकता है वो रीजन ना हो, बट अगर ऐसी चीज है जहां पे आपको डाउट लग रहा है, प्लीज कंसल्ट द मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट फॉर डूइंग सो। अदरवाइज रैंडमली आपको ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे बहुत लोगों को होता है केसर, केसर अगेन हम लोग क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तासीर हायर है। शुरू के 3 महीने हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता आपकी बॉडी की तासीर क्या चल रही है, बीपी के इशू होते हैं, इसीलिए केसर मना करा जाता है। बट हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पुराने लोग होते हैं या फिर दादी मामी होते हैं, वो बोलते हैं केसर से बच्चा गोरा पैदा होगा। बट अगर उसको बीपी है तो हमें नहीं देना है। तो छोटी छोटी चीजें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझनी पड़ेगी। देसी घी के लड्डू खिलाए जाते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम नहीं दे सकते हैं वो, वहां पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है बॉडी के अंदर में। तो कई चीजें आप अच्छी भी है, कई चीजें बुरी भी है। तो प्लीज कोई भी अगर ऐसी चीज कर रहे हैं, खट्टी चीज, आफ्टर द प्रेगनेंसी बोला जाता है खट्टी चीजें नहीं खानी है, बट हम लोग बोलते हैं खट्टी चीजों से यस इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, बट आपको समझना है कि क्या चीज आप खा सकते हैं। लेमन की क्वांटिटी, या फिर सूप में, आप सूप के अंदर में आंवला ले सकते हैं क्योंकि विटामिन सी हमें बहुत जरूरी है, पर कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। कोई कोई चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कंसल्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स को करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने टाइम के हमारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो छोटी सी ग्लिम्सेस या छोटी सी मिस्टेक या ग्लिचेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और 1 महीने 2 महीने के बाद में जनरली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेड रेस्ट लेने का दरकार नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो आप ओवर
लोडेड खाना खाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें ओवरलोडेड खाना है, बच्चे को मिल्क नहीं आ रहा, मिल्क के लिए बहुत तरीके होते हैं लाने के लिए, बट ओवर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को मत अपनाइए, क्योंकि अगेन वेट रिडक्शन करना बहुत प्रॉब्लम है। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्ड हमें खाना चाहिए कि नहीं। यस मैम, मैम कर्ड ईटिंग कर्ड इज खाना ओके। इज, यस, कर्ड खाना चाहिए। अगर एसिडिटी है तो आपको अवॉइड करना है, पर छाछ आप ले सकते हैं, एकदम पतली छाछ, क्योंकि कर्ड से बहुत टाइम जो होता है एसिडिटी होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। कर्ड की तासीर गर्म होती है, छाछ की तासीर कम होती है। सो आपको समझना है आपकी बॉडी की तासीर क्या है। ठंडी जगह पे हैं तो आप कर्ड ले सकते हैं, बट अगर आप गर्म जगह पे हैं, वी विल सजेस्ट, जनरली हम बोलते हैं नहीं खाना चाहिए आपको, आप वैसे वे में काम कर सकते ओके मैम, हैं। एनी एक अदर श्वेता जी ने क्वेश्चन? पूछा है कि डॉक्टर सजेस्ट मेटफॉर्मिन्स, बट आरंट दे हार्मफुल? मैम देखिए, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट कमेंट, क्योंकि वो ओके किसी रीजन से दिया गया है, माइट बी पीसीओडी पीसीओएस को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट द डॉक्टर ओनली कैन टेल अबाउट द मेडिसिनल पार्ट। ओके। शेफाली जी पूछ रही हैं कि लास्ट 10 to 15 डेज से उनके लिप्स और टंग छिला रहे हैं, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खा पा रही हैं, क्या मुझे चुकंदर, आलमंड ऐसी चीज लेनी लेनी है या नहीं लेनी है? वो ऐसा मैम पूछ रहे हैं बीटरूट कि नहीं लेना है, उनको। कोई भी जिसका मतलब पॉलीफ्लाइन या फिर कोई भी जिसका जिसको बोलते हैं एकदम चटक रस आता है, वो उनको अवॉइड करना है। जैसे संतरा हो ओके गया, जैसे बीटरूट हो गया, वो उनको अवॉइड करना है। और उनके अगर जीभ में हो रहा है तो उनको इनके विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो रही है। मेक श्योर आप होल ग्रेन डालें, फाइबर डालें डाइट के अंदर में। आपकी विटामिन बी डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए आपके साइड के कटेंगे, जीभ भी कटेगी। जो मैंने आपको मेजरली स्लाइड में बोला, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है बी की, वो नॉर्मली पाई जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये बहुत कम लेडीज होती है जिनको ये ज्यादा सिम्टम होते हैं, छाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, आपकी डाइट के अंदर में कॉम्प्लेक्स कार्ब की कमी है, ग्रेन्स की कमी है, होल ग्रेन की कमी है। आप प्लीज मिलेट इंक्लूड करिए, फाइबर इंक्लूड करिए, और हाइड्रेशन लेवल को हायर रखिए। मैम। स्वाति जी पूछ रही है कि माय 9 मंथ इज गोइंग ऑन, मेरी डाइट पहले से हाफ हो गई है, व्हाट व्हाट टू डू फॉर दिस? मैम हाफ तो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गलती हो रही है आपका, आप प्लीज गायनिया को कंसल्ट करें। अचानक से आपकी आधी क्यों हो गई है? कुछ ना कुछ रीजन होगा आपको, या आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे है कि सडनली तो हाफ नहीं होएगी। आप प्लीज फाइंड आउट करिए, नहीं तो एक बार पर्सनली कनेक्ट करिए, जिसके अंदर में हम समझे कि सडनली आपका क्यों ऐसा हो रहा है। एक ने क्वेश्चन मैम पूछा सुजी। ड्राइनेस ईचिंग इश्यूज। यस, ये जनरली होता है, हाइड्रेशन लेवल कम है। कोकोनट ऑयल आप अपनी बॉडी में मसाज करें, क्योंकि इलास्टिसिटी बढ़ रही है, बॉडी का फेज बढ़ रहा है। सो आपको ऑयल आ, लगाना है अपनी बॉडी के अंदर, उसको हाइड्रेशन लेवल स्किन लेवल से भी देना है, पानी के लेवल से भी देना है। तो आपको ऑयल को अच्छे से बॉडी के अंदर में हमेशा लगाना है, और नाभि में भी आपको ऑयल पुटिंग करनी है, माने आपको ड्रॉप डाल के छोड़ना है रात को। आप प्लीज, आई जस्ट पुट माय इंस्टा पेज आउट हेयर, उसमें मेरा ना सब कुछ गया हुआ है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है उस तरह का। आप जो है ऑयल अगर आपकी नेवल में डालते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सबके लिए अलग है। आप तलवे पे भी आप मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत, मैम नॉर्मल कोकोनट ऑयल नहीं बोलते हैं हम लोग, जनरली कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं, क्योंकि उससे एलर्जीज हो सकती है। कोकोनट ऑयल आपका उसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कुछ रहता है, तो नॉर्मली कोल्ड प्रेस ऑयल, नॉर्मली कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल, जितने भी आप जो भी ऑयल कोशिश करें आपके कोल्ड प्रेस ऑयल हो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति जी का, हाई टीएसएच इन प्रेगनेंसी, मैं हम्म। टैबलेट के साथ या उसके बिना क्या ऑप्शन है? मैम टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी, बिना टैबलेट ओके। नहीं होगा। आपका अगर आपको थायराइड है, आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप थायराइड का टैबलेट ना खाएं। देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस इफ यू आर नॉट टेकिंग द मेडिकेशन, बिकॉज हार्मोन आपका वर्क नहीं कर रहा है, और उसमें आप अपने अपनी जो मैथमेटिक्स है या अपना गूगल ज्ञान नहीं डालिए। इफ एनी मेडिकेशन इज गोइंग प्रिलोंग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आप प्रेग्नेंट है, आप मेडिकेशन स्टॉप नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टेशन। और यस, आपको ड्यूरिंग द फेज आपको जितने भी क्रूसीफोरस चीजें हैं, जैसे कि गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी,
ये सब चीजों को अवॉइड करना है। जनरली हम बोलते हैं 10 या 15 दिन में खाएं, आप उससे भी कम खाएं तो बहुत अच्छा है अगर टीएसएच लेवल हायर है तो। सेकेंडली, आपको मूवमेंट ऑफ योर बेबी चेक करते रहना है। थायराइड में ये प्रॉब्लम आता है ड्यूरिंग 6 या 7 मंथ मूवमेंट रुकता है, तो आप ये चेक करते रहें कि आपका मूवमेंट एकदम हो रहा हो। वो आप ही समझ पाएंगे थायराइड में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये चेक करते रहना है। दूसरी चीज जो होती है, हम बोलते हैं सोयाबीन अवॉइड करना है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं अगर प्रेगनेंसी में आपका थायराइड नहीं है तो आप सोयाबीन वगैरह यूज करें, बट अगर आपको थायराइड है तो आपको अवॉइड करना है। अदर सोर्सेज पे आप ट्रांसफर हो जाइए प्रोटीन को लेके। मैम ये पूछ भी रहे हैं कि बीपी ना धना बढ़े, पानी ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं, कोई अ, प्रॉब्लम नहीं है धनिया पानी के अंदर में। ओके ओके। एक बीपी ना बढ़े नेक्स्ट। इसके लिए क्या करें, मैंने सबसे पहले बोला था आपको सोडियम का कंटेंट अपने बॉडी में कम रखना है, नॉर्मल तौर पे भी कम रखना है। अगर आपका बीपी लोअर है तब आपको देखना है, तब आपको लेना है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल 5 ग्राम 6 ग्राम के करीब आपको सोडियम लेवल लेना है। बीपी आपका चेक होते रहना चाहिए। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं तो ऑटोमेटिकली बीपी मेंटेन रहेगा। बट किसी किसी का बीपी लोअर जाता है, एट दैट मोमेंट हम आपको बोलते हैं कि हाँ आप फ्रोजन फ्रूट खाएं। फ्रोजन फूड के सोडियम लेवल बेटर होते हैं, उस टाइम पे आपको नमक चीनी का पानी पीना ही पड़ेगा। ओके हेलो मैम, मैम। माई से यस। प्राची। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। या एक्चुअली आई मीन माई 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेरा ना लो लाइन प्लासेंटा रिकमेंड था डॉक्टर की तरफ से, तो उन्होंने बेड रेस्ट बोला था मुझे। सो इनिशियल डेज में दे हैव रेस्ट्रिक्टेड फॉर वॉकिंग एंड ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज। तो फिर उस वजह से तो मैं बेड रेस्ट पे थी। देन आफ्टर मैं अभी जब फॉलोअप के लिए गई थी तो डॉक्टर सेड कि 1 मंथ में 3 kgs वेट गेन हो रहा है। तो इतना फास्ट रैपिडली वेट नहीं होना चाहिए गेन। सो शी रिकमेंडेड मी कि आपका कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक वगैरह का, तो HbA1 से आप एक बार क्रॉस चेक करवा लो। रेस्ट ऑल माय फास्टिंग एंड पीपीज और नॉर्मल। फिर आई डन विथ माय HbA1 एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, बोथ आर एब्सोल्युटली नॉर्मल इन लेवल्स। सो मुझे वही था कि मैं डाइटरी चेंजेस क्या करूँ, बिकॉज मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई लाइक मैं फाइबर्स ज्यादा ले रही हूँ, थोड़ा सा बिटवीन वॉक्स कर रही हूँ। एंड लाइक आई हैव माय प्रोफेशन विद WFH में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो सिटिंग वाला प्रोफेशन भी ज्यादा आ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू। और एक चीज पूछना था कि जैसे किसी ने रिकमेंड किया था कि वो पंचामृत जो लेते हैं वो अर्ली जैम मॉर्निंग रूल में, इज लाइक पंचामृत जो बनाते हैं मैम, लाइक 5 इंग्रेडिएंट्स जो इम्पोर्टेंट है, दूध घी दही ऐसी जो 5 हाँ हाँ। चीजें रहती है मिला के। सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मॉर्निंग में लेना है, एवरी मॉर्निंग, हम्म हम्म फॉर बेटर एवरीथिंग। नो तो फिर कमेंट्स ऑन वही दिस तो। मैम, बिकॉज द थिंग इज दिस इज समथिंग विच इज लाइक अगर हम लोग उसको थेरेपेटिक पॉइंट से देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। इट्स अ पंचिंग ऑफ मेनी थिंग्स। सो इसके अंदर में मेरा कोई कॉल नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज बीन रिलीजियसली डन। ये कोई मेडिकल वाइज इसका सजेशन पॉइंट नहीं है, कोई इससे कुछ हो जाने वाला है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। एज आपका बेड रेस्ट है तो आप समझिए आपका एक्टिविटी लेवल लो है, राइट? जब एक्टिविटी लेवल लो है तो आपको समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स कार्ब सैलड वगैरह इन्फ्यूज करें, असॉर्टेड सैलड यूज करें। आपको कार्ब कंटेंट लो रखना है, यानी कि जैसे आपने जो नॉर्मल मैंने आपको बोला मिलेट का कंटेंट को ज्यादा रखिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रोटीन रिच डाइट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका फूड का जो कंसिस्टेंसी है, वो जो हम लोग ज्यादा खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो अपने आप कम हो जाएगा। आप हाइड्रेशन लिक्विड लेवल्स पे ज्यादा जाए, जैसे ज्वार का सत्तू हो गया, नॉर्मल सत्तू हो गए, चिया सीड या फिर फ्लेक्स सीड का पानी इज गुड। आप कौन से स्टेज में है मैम? फोर्थ 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 मंथ चल रहा है ना मंथ, आपका? या यस, अभी एंड हाँ आप होगा सीड ट्राई, हाँ नेक्स्ट। तो आप सीड ट्राई कर सकते हैं। सीड का इन्फ्यूजन वाटर जा सकता है, उसमें थोड़ा कैरेट को ग्रेट करके आप ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि मेरा जो मील की कैलोरी राइज है, फ्रीक्वेंट मील्स हो बट कैलोरी रिडक्शन हो। समझ ओके। रहे हैं? आपको क्योंकि हमें +400 भी देना होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारा +400 500 चला जाता है, कैलोरी भी जाती है। बट अब आपकी जो कैलोरी जा रही है वो आपकी प्रोटीन रिच कैलोरी जानी है, कम्प्लेक्स कार्ब जाना है, एंड गुड फैट का लिमिट कंटेंट जाना है। ये जनरली पेशेंट्स के साथ में प्रॉब्लम होता है जिनका लो प्लेसेंटा रहता है, क्योंकि उनको बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। जब बेड यस मैम। रेस्ट है, मूवमेंट कम है, पर फूड इंटेक ज्यादा है, तो वजन तो बढ़ेगा। तो जब वजन बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक कस्टमाइजेशन प्लान इसमें लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्योंकि हर इंसान का हर लेवल आपका कितना वेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या चीज कम लेनी है क्या चीज। बट अगर रैंडम वे से आप समझना चाहते हैं
आपका फाइबर इंटेक ज्यादा होना चाहिए, असॉर्टेड वाला। फ्रूट इंटेक लिमिट होना चाहिए अगेन, क्योंकि फ्रूट इंटेक अगेन इट इज अ कैलोरी वाइज हाई एंड रिच। तो लोग सोचते हैं फ्रूट ही फ्रूट खा लें, बट है तो कैलोरी भी ना उसके अंदर में, अगर आप बेड रेस्ट पे हैं राइट, तो। सो दैट यू हैव टू टेक करेक्ट, केयर ऑफ इट। ओके, डेफिनेटली। और मैम वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि वो जो आप हरड़ बोल रहे थे उसको कोई सिनोनिम है? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हरड़। हरक इज अ देसी आपका हरक बोला जाता है इसको। आप सर्च करोगे ना आपको गूगल में, वो सेफ है। आप हरक लिखिए, आपको देखिए छोटी छोटी सी ना आपको एक वो दिख जाएगी। ये एक हर्बल चीज है, आयुर्वेदिक। ओके, ओके ये मैम, एकदम ओके, सेफ है। आप उसको आप छोटी छोटी लाइए, उसको रोस्ट कर लीजिए, और उसको हर मील के बाद ना मुंह में साइड में रख लीजिए। तो वो हल्का हल्का थोड़ा खराश देता है, बट उससे आपका पेट एकदम ठीक रहेगा। और सबसे पहली चीज, आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। ओके, यस, थैंक यू मैम। मैम झंकार जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है ना, 7th मंथ चल रहा है। मतलब कौन सी मेडिसिन नहीं ली है? इन्होंने तो लिखा है कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, लाइक आयरन कैल्शियम आपको में कोई भी। झंकार जी, या तो आप क्लियर कीजिए प्लीज। महिमा जी पूछ रहे हैं, इट्स माय 4 मंथ, इवनिंग में हम्म कुछ खाने का मन नहीं होता है, बहुत नौजिया रहता है, वॉमिट होती है। हम्म मैम, ये आपको समझना पड़ेगा। इवनिंग में हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपके फ्रीक्वेंट मील्स आए, और उस टाइम में फेस क्या आ रहा है कि आपको स्वीटरी कुछ खाना है, स्वीट खाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो क्रेविंग फेस है। तो उस टाइम पे हम आपको जनरली सजेस्ट करेंगे ब्लैंड, जैसे एक नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसको आप बनाना खा सकते हैं, या फिर आप उस टाइम पे ऐसी चीज खाइए जो आपको फिलिंग फैक्टर में दे। आपको उस टाइम क्या खाने का मन हो रहा है, नौजिया रहता है, जनरली हम बोलते हैं ब्लैंड डाइट खाए उस टाइम पे, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले। नहीं भी मन कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ ले ले। मैम ट्विंकल जी पूछ रहे हैं कि मिल्क अवॉइड करना चाहिए, मॉर्निंग ड्रिंक में क्या ले सकते हैं डेली। आप आलमंड मिल्क ले सकते हो मैम, अच्छे से आराम से आप आलमंड मिल्क बनाइए, जो दादी नानी बना के देती है वो आप ले सकते हैं। आप इनफैक्ट रई ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, पर दूध एसिडिटी क्रिएट करता है, और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं लेना चाहिए दूध तो। ओके मैम, मैम वन मोर जनका जी, क्वेश्चन। आपने लिखा है आयरन नहीं खा रहे हैं। सी, एक ओके। न्यूरो डेफिशिएंट डिजीज होता है जो बहुत रेयरली बच्चों में आता है। इसीलिए आपको आयरन रिच टैबलेट दी जाती है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम, उसकी बैकबोन क्रिएट होती है, और वो बैकबोन क्रिएट आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होती है। सो वो बच्चे जो होते हैं ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ में पैदा हो जाते हैं, कई कई बारी ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही ऐसा होता है। सो जनरली इसीलिए जितने भी आप, हम लोग तो चलिए एडुकेटेड है, और जहाँ पे हम लोग अवेल कर सकते हैं ये मेडिसिन, बट गवर्नमेंट द्वारा भी ये जारी किया गया है कि ये आपको किसी भी, आप कोई भी सिस्टम जहाँ पे ये पे फ्री मेडिसिन होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, ये मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो, और उसको ये प्रॉब्लम ना, नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड बाय डिफॉर्डर बोला जाता है उसको, वो प्रॉब्लम उसको ना आए। उसमें बैकबोन ऐसे रहती है, और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जिसके अंदर में फिर उस बच्चे को, आपको फिर पैदा करने का, वो डिफॉल्ट पैदा करने का। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आलती पालती, मतलब उनका फोल्डेड लेग्स रहता है, उसके बोन्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। सो दैट वाज द मेन रीजन, कहीं कहीं सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ जाते हैं। खुशबू जी का क्वेश्चन है, माय बीपी स्टेज लो लाइक 104 and 69, इज इट हम्म कंसर्निंग एंड यस, इट कैन इट्स आई इट्स टेक सेफ्रॉन इन मिल्क और नॉट। सी, इट इज कंसर्निंग, आपका बीपी लो नहीं रहना चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या बोला? कैन आई टेक सेफ्रॉन इन मिल्क और नॉट, वो तो आपने क्लियर किया ही था। नहीं करना है। सैफरन तो ऐसे भी नहीं लेना है, क्योंकि वी नेवर नो कब क्या हो। सो ओके। जनरली हम लोग उसको इनिशियल फेजेस में तो बोलते ही, मतलब मना ही करते हैं कि ना ही ले। एंड फेजेस में बोलते हैं ताकि डिलीवरी हो जाए, बट अगर बीपी है तो नहीं, तो इसलिए हम अवॉइड करने के लिए ही बोल देते हैं सीधा। ओके मैम, नम्रता जी पूछ रही है, मैम ड्यूरिंग प्री प्लानिंग आफ्टर हम्म ओव्यूलेशन डेट हम्म व्हाट डाइट शुड बी टेक।
कैन ये वी टेक प्रॉपरली लॉन्ग? चेंज हो गया, दैट इज हैज टू बी पूरा कस्टमाइजेशन, क्योंकि इसमें आपका क्या सिस्टम चल रहा है, आप क्या खा रहे हैं। एंड यस, हाई फाइबर डाइट, आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, एवोल्यूशन के बाद में एक हेल्दी डाइट लेना है। बट आपका एग लेवल कैसा है, मोर्टालिटी कैसा है, वो सारी चीजें हमें दिखनी पड़ती है। बट आप समझिए, आपको एक बैलेंस डाइट लेना है आपके ओवुलेशन फेज के बाद में। और मैम वो आगे भी पूछ रही है, कैन वी टेक लॉन्ग काली मिर्ची एंड अदर सच थिंग? शुरू के फेज में तो नहीं, ओके, अगर बिकॉज प्रेग्नेंट है तो। वी डोंट नो वेदर प्रेग्नेंट और नॉट। यस, सो वी नेवर नो। तो आपका अगर प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ गया है, आपने टेस्टिंग करी है, उसके बाद में आपका पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, प्लीज गर्म तासीर की चीजों को अवॉइड करें। गर्म तासीर में जो स्पाइसेस हम जनरली बोलते हैं, लौंग, आपका दालचीनी, आपका हींग, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करें। हालांकि प्रूवन साइंटिफिक फैक्टर नहीं है, बट जनरली जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा अवॉइड कर ले तो क्या प्रॉब्लम क्या है। मैम एक और है, बीपी ना बढ़े इसके लिए पहले से क्या कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको आंसर दिया है कि हाँ, ये आपको आपने क्लियर किया है। सॉल्ट इंटेक ज्यादा नहीं लेना है एकदम भी। हम्म। मैम एक खुशबू जी का क्वेश्चन है कि आई एम 32 years old एंड मेरे 2 months की बैड बैड क्वालिटी अच्छी नहीं होने से उसे अबॉर्ट करना पड़ा, सो नेक्स्ट प्लान करना हो तो कब करना चाहिए? ये आपको गायनिक ही बता पाएंगे मैम, क्यों क्वालिटी, आपका ये क्या रीजन हुआ, अबॉर्शन के रीजन क्या था, इज वाज द टेस्ट ट्यूब के अंदर में मतलब आपका क्या रीजन था आपका अबॉर्शन का। सो दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट, अदरवाइज वी कांट हेल्प इट कि किस रीजन से हुआ। तो अकॉर्डिंगली ही हम प्लान कर सकते हैं कि आपका कब प्लानिंग हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहता है या ये सब रहता है तो नॉर्मली 2 मंथ्स के बाद में हम बोल देते हैं। बट ऑल डिपेंड। मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि किसी को भी पर्सनल कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने हो तो अलग से छेतु जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर चैट में शेयर शेयर किया है हम लोगों ने। और अदरवाइज आप प्लीज डीटी चेतु सिंह जी आप सर्च करिए, मेरा इंस्टा पेज है, उसके अंदर में बहुत सारे हमारे हर चीज पे मैं टिप्स देती रहती हूँ। और उसमें रेसिपीज भी रहती हैं जो आप जनरली प्रेगनेंसी के दौरान भी खा सकते हैं, और वैसे भी आप एक नॉर्मल वे से अगर आप प्रेगनेंसी हो मतलब मदरहुड में आना चाहते हैं, वो पैटर्न भी सारा कुछ उसमें रहता है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस होप ऑलमोस्ट। मैंने जस्टिफाई करा हो आपके क्वेश्चंस को। बट अगर ऐसा कुछ है कहीं पे तो कहीं पे मैं अगर क्लियर नहीं कर पाती तो तच्छ दुखड़म फॉर दैट। बट अगर आपको पर्सनली कोई चीज के लिए मुझसे बात करनी है तो आप श्योरली कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अमेजिंग सेशन था सीरियसली आज। बहुत थैंक यू बहुत सो मच फॉर बहुत दैट। सारी क्वेरीज दूर करी है अपनी। थैंक यू सो मच। तो हम एंड ऑफ द सेशन करते हैं संग समर्पणा गीत के साथ में। संग हमारा अविचल मंगल नंदन वन सा महक रहा, हम सब इसके फूल और कलियां सुंदरतम निज संग आहा। वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा गाई है, सुर नर वंदन करे संग को, संग साधना भाई है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द सच अ प्लेजर, ताकि मैं सबको अवेयर करवा सकूं। थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जाके लाइव आप देख सकते हैं आराम से, हमेशा रहेगा उस पे सेशन हमारे चैनल पे। आप लोग उसे बस सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।